गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख रहे थे अध्याय 2, जिसमें हम लोग भाग 2 तक देखे थे। फिर आज हम लोग देखेंगे भाग 3, अर्थात हम लोग आज देखने वाले हैं परागकण क्या होता है, परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चली जाएगी, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का कोई विद्यार्थी या कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है। उस तरह जैसे एक खत बिना एड्रेस का हो तो उसका पता ही नहीं रहता है कि ये खत किस स्थान पे जाएगा और वो अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक उसी तरह जो स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं या जो इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता है वो कभी भी अपनी मंजिल की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आप लगातार और पढ़ते हैं तो लगातार नियमित रूप से पढ़ें, ठीक है। या कोई कार्य करते हैं तो अच्छी तरह से करें और हमेशा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, जिसके कारण वह आपका लक्ष्य हमेशा आपको यह याद दिलाएगा कि हमें इस स्थान में पहुंचना है या एसएससी बीपीएससी फाइनल करना है। तो इसी के उम्मीद के साथ चलिए आज हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन और पॉलिन ग्रेन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डालेंगे पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन इसको कहते हैं परागकण। परागकण क्या है कि यह पुष्प की जो हम लोग पढ़े थे नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो एंडोसियम होते हैं, एंडोसियम में अनेक प्रकार के विभाजन होते हैं। एंडोसियम के कई पार्ट होते हैं। उन पार्ट के सबसे जो ऊपरी भाग होते हैं जिसे हम लोग एंथर कहते हैं, एंथर के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जो हम लोग पिछले अध्याय आपको बताए थे कि एंथर द्विपालित संरचना का होता है। एंथर द्विपालित संरचना का होता है। एंथर, इस एंथर के अंदर लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। उन लघु बीजाणुधानी में विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप परागकण का निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे कि परागकण की संरचना इस प्रकार से होता है। ऐसे तो परागकण हम लोग जब देखते हैं तो ये धूलनुमा संरचना का होता है। ये आपको मुख्य रूप से गन्ने के मक्का के पौधे में दिखाई देगा। उसमें धूल जैसा संरचना होता है। उनमें से एक परागकण को निकालते हैं और माइक्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो उसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई पड़ती है, जिसमें ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र यह वैसे भाग हैं जो इसे अंकुरित होने पर प्रस्फुटन के समय इसी से परागनलिका का निर्माण होता है। दूसरा पार्ट है ये, इसको बोलते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल अर्थात एक्जाइम।
और इसके आंतरिक जो भाग हैं उसको कहते हैं इंटाइन। इंटाइन, अंतःचोल, चोल। और इसके अंदर दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। बड़ा न्यूक्लियस और छोटा न्यूक्लियस। बड़ा न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं वर्धी न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसे हम लोग वर्धी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, वर्धी केंद्रक। और दूसरा जनन केंद्रक, जनन केंद्रक, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस या जर्म सेल, जर्म न्यूक्लियस। तो जनन क्षेत्र क्या है कि पराग के बाह्य जो भाग होते हैं वह परागकण के विस्फुटन के समय टूटते हैं और टूटने के बाद जिस स्थान से पराग नलिका का निर्माण होता है उसे जनन छिद्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बाह्य चोल अर्थात इक्जाइन क्या होता है, तो इक्जाइन यह परागकण के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्लीनुमा संरचना है जो परागकण को बाहरी आघातों से बचाता है। दूसरा अंतःचोल, यह परागकण के आंतरिक भाग हैं जो जिसके अंदर न्यूक्लियस अवस्थित रहते हैं। यह पेक्टोसेल्यूलोज का बना एक परत होता है। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक बनाएंगे परागकण और लिखेंगे यह पुष्प के प्राथमिक नर जनन अंग पुंकेसर के अंदर पाई जाने वाली लघु धानी के मातृ कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप बनता है जो धूलनुमा संरचना का होता है, जिसके भाग निम्न प्रकार हैं। तो उसमें हम लोग पहला पॉइंट देंगे जनन क्षेत्र। जनन क्षेत्र यह परागकण के वैसे भाग हैं जहां से पराग नलिका का निर्माण होता है प्रस्फुटन क्रिया के समय। दूसरा बाह्य चोल, यह परागकण के वैसे भाग हैं जो परागकण को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य चोल कहलाता है। नेक्स्ट इंटर्न अंतःचोल, यह परागकण के वैसे भाग हैं जो परागकण के अंदर अर्थात बाह्य चोल के नीचे पाए जाते हैं जो पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है जो परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। दूसरा वर्धी न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यह परागकण के अंदर पाए जाने वाले बड़े न्यूक्लियस हैं जो परागकण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट जनन केंद्रक, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, यह परागकण के अंदर पाए जाने वाले छोटे न्यूक्लियस
केंद्रक हैं जो विभाजित होकर मेल गेमीट अर्थात नर युग्मक का निर्माण करता है। ये जो जनन केंद्रक है ये विभाजित होते हैं और विभाजित होकर मेल गेमीट अर्थात नर युग्मक का निर्माण करता है। मेल गेमीट का निर्माण करते हैं। ये दो मेल गेमीट बनाते हैं जिनमें से एक मेल गेमीट एक न्यूक्लियस अन्य कोशिका के साथ फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद वो भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो ये था हमारा पॉलिन ग्रेन। अब पॉलिन ग्रेन के बारे के कुछ पॉइंट देखेंगे, उसे नोट करेंगे। तो अब हम लोग इससे संबंधित कुछ पॉइंट नोट करेंगे जो बार बार नेट और मेडिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि परागकण का जो व्यास होता है यह 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरा पॉइंट कि गेहूं और बाजरा इत्यादि के जो पौधे हैं इसके जो परागकण हैं ये अपनी क्षमता को कुछ समय में ही खो देते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि सूरजमुखी कुल के पौधे के परागकण जो हैं वो अपनी जीवन क्षमता 2-3 दिनों में 2-3 घंटों में खो देते हैं, जबकि कुछ पौधे जैसे सोलेनेसी, राजोसी इत्यादि कुल के पौधे के जो परागकण होते हैं ये अपने जीवन क्षमता महीनों तक बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि ये जो परागकण हैं, परागकण को कई महीनों तक, वर्षों तक संरक्षित करके भी रखा जा सकता है। यदि परागकण को हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसे रखते हैं तो यह कई वर्षों तक इसे संरक्षित किया जा सकता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि ये परागकण का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनेशन। तो परागकण का निर्माण, चलिए तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए कि ये हमारा एंडोशियम है। एंडोशियम को अगर काटते हैं तो एंडोशियम
इस प्रकार के संरचना दिखाई देते हैं। एंडोसियम जो द्विपालित होते हैं, जिसके अंदर चतुष्कोष्ठीय संरचना पाई जाती है। इनमें लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। बीजाणुधानी, ये लघु बीजाणुधानी के अंदर एक विशेष प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अधोस्तरीय स्तरीय कोशिका कहते हैं। इन कोशिका में विभाजन की क्रिया होती है और विभाजन के फलस्वरूप ये कोशिका क्या करते हैं, प्रप्रसु कोशिका का निर्माण करते हैं। पुनः ये प्रप्रसु कोशिका में विभाजन की क्रिया होती है और विभाजन के फलस्वरूप ये प्राथमिक वर्धी कोशिका तथा प्राथमिक पूबीजाणु कोशिका का निर्माण करते हैं। और पुनः पूबीजाणु कोशिका जो विभाजित करते हैं और विभाजन के फलस्वरूप ये परागकण का निर्माण हो जाता है। जैसे ही प्राथमिक कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होने के बाद ये क्या करते हैं कि प्राथमिक वर्धी कोशिका बनाते हैं जो जिसमें 3 परत पाए जाते हैं। ये हमारे लघु बीजाणुधानी की संरचना है। इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला को बोलते हैं बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा टैपिडम। ये 3 स्तर बनाते हैं और पुनः इसके अंदर विभाजन की क्रिया निरंतर होती रहती है और होने के फलस्वरूप ये परागकण का निर्माण होता है। लिखने दीजिए आप सबके नाम है। तो ये हमारे क्या है, लघु बीजाणुधानियां की संरचना। इसके अंदर क्या जो पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है जिसे अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। अब ये अधोस्तरीय कोशिका में विभाजन की क्रिया होती है और विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप ये प्रप्रसु कोशिका का निर्माण करते हैं। पुनः प्रप्रसु कोशिका विभाजित होती है और प्राथमिक भित्तीय कोशिका और पूबीजाणु का निर्माण करते हैं। प्राथमिक, भित्तीय कोशिका और क्या करते हैं, प्राथमिक पूबीजाणु कोशिका का निर्माण करते हैं, जिनमें से भित्तीय कोशिका 3 स्तर में पाए जाते हैं। पहला बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा टैपिडम। बाह्य स्तर ये परागकण के निर्माण के बाद सूख कर चपटी हो जाती है। दूसरा मध्य स्तर जो है ये परागकण
के विस्फोटन में यानी कि फूटने में सहायता करते हैं। तीसरा टैक्टिटम, यह बीजाणु लघु बीजाणु धानी की आंतरिक संरचना है जो परागकण को पोषण प्रदान करते हैं और यही स्तर में विकसित होने के बाद ये परागकण का निर्माण होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, परागकण और परागकण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ठीक, फिर हम इसी के साथ अगले अध्याय में मिलेंगे। तब तक लिए गुड बाय।